लाइक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मैं कुछ क्लास बना दे रहा हूं। एक मैं ले ले रहा हूं मैथ की क्लास, या फिर क्लास 1 2 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल दे रहा हूं। ये फर्स्ट क्लास मतलब पहली क्लास, ये सेकंड क्लास और ये थर्ड क्लास। ठीक है, चलो बस 3 क्लास लेते हैं। अब देखो, तो आपको पता नहीं है ये स्टूडेंट हैं। देखो फर्स्ट 1 से लेकर 3 तक के बच्चे मतलब लगभग सेम ही एज के लगते हैं, है कि नहीं बेटा? आप उनकी लंबाई देख करके, पर्सनालिटी देख के कह सकते हो कि बेटा ये 1 में पड़ेगा, ये 1 में होगा, ये 2 में होगा, ये ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो आपसे आपको करना क्या है, एक रूल लगा करके, बेटा तुम इसमें चले जाओ, तुम इसमें चले जाओ, तुम इसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ, इसमें जाओ। इस प्रोसीजर में क्या आपसे गलती नहीं होगी? ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनको कहां भेजना है? क्लास में ना। तो इस प्रोसीजर में आपसे क्या होगी? आपसे सही भी होगा, हो सकता है पहली क्लास का बच्चा पहली ही क्लास में चला जाए, दूसरी क्लास का बच्चा दूसरी क्लास में चला जाए, तीसरी क्लास का बच्चा तीसरी क्लास में चला जाए। आर यू गेटिंग? या ये भी हो सकता है कि पहली क्लास का बच्चा बेचारा तीसरी क्लास में आप भेज दो टीचर होके, वो आपसे डर के मारे कुछ कहेगा नहीं, सर ठीक है मैं जा रहा हूं ना, और दूसरी क्लास का बच्चा पहले क्लास में। ऐसा नहीं हो सकता? बस वह यही है क्लासिफिकेशन और मिस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मिस क्लासिफिकेशन हमेशा साथ साथ चलेंगे। अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आपसे मिस क्लासिफिकेशन भी होगा साथ में ना, है कि नहीं? क्लासिफिकेशन आएगा तो मिस क्लासिफिकेशन भी आएगा। ठीक है, मिस क्लासिफिकेशन अकेले नहीं आएगा। जैसे एक चीज से बता देता हूं, देखो यहां पे आप ऑब्जर्वेशन को किसमें क्लासिफाई किए? पाई 1 में, है ना, लेकिन साथ में आपका मिस क्लासिफाई हो रहा है कि नहीं अदर वाले में? देखो मेरी बात समझो, आप ये एक्चुअली में कर नहीं रहे हो, ये है थियरी ना, एक्चुअली में आप कर नहीं रहे हो, ये आपका थियरी है। समझ रहे हो ना? अगर इसमें क्लासिफाई हो रहा है तो बाकी अदर्स में क्या होगा? मिस क्लासिफाई। ऐसा तो नहीं होगा सभी में क्लासिफाई होगा, क्लासिफाई होगा, क्लासिफाई होगा, या सभी में मिस क्लासिफाई होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्लासिफाई और मिस क्लासिफाई हमेशा साथ साथ होगा। किसी में क्लासिफाई होगा तो किसी में मिस क्लासिफाई। समझ रहे हो ना? ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो देखो मैं इसमें क्या बता रहा था कि स्टूडेंट्स को आप भेजोगे ऑन द बेसिस ऑफ गेस, चाहे वो जो जो गेस है वही मैं कह रहा हूं रूल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी वाला रूल लगेगा तो आप उसको गेस ही ना बोलोगे, बताइए। जब प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो गेस ही हुआ ना। अब उसको आप रूल बोलो चाहे गेस बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, जैसे ये रूल के तहत आपने भेजना है इन सबको। ठीक है, ये जो रूल है आप इसको चाहे गेस बोल दो, है ना, इट्स ऑन यू, क्योंकि ये क्या कंटेन करता है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी भाई आपका गेस ही तो हुआ, और क्या हुआ ना। लेकिन वो जो है गेस में आपका आ जाता है एक आ जाता है एक रैंडम ना, उसमें कोई रूल वगैरह नहीं होता गेस में ना। गेस में ऐसा कुछ नहीं, तुक्का। अच्छा, एग्जामिनेशन में जब आप एमसीक्यूज करते हो तो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो गेस आप कैसे करते हो? जिसका आंसर आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता तो आप गेस कैसे कर सकते हो, कैसे करते हो कि हाँ ये आंसर सही होना चाहिए? कोई आपके दिमाग में एक इंट्यूशन चलता रहता है कि नहीं यार ये वाला आंसर, जबकि आप देखो उसमें आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप रूल लगा रहे हो, कोई नियम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन कुछ भी आपके दिमाग में रूल तो चल ही रहा होता है कि यार ये वाला सही होना चाहिए, है ना। एक कुछ तो चल ही रहा होता है। ऐसा तो नहीं आंख बन के टिक लगाते हो, ऐसा करते हो? तुक्का कभी कोई आंख मतलब तुक्का ऐसे कोई मारता ही नहीं एग्जाम में, कोई बंदा नहीं मारता। क्वेश्चन पढ़ेगा, उसके बाद उसको लगेगा कि ये वाला सही है, टिक। वो कुछ तो थोड़ा बहुत 1% 2% दिमाग तो लगाता है तुक्का में भी कि यार ये वाला सही होना चाहिए, है ना। बोलो, उसको बोला जाता है गेस, बोला जाता है उसको गेस, मतलब आप उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ तो लगा रहे हो। मान लो मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली आप वही रूल नहीं लगा रहे हो, अरे यार ऐसे समझो, अगर एग्जैक्टली वही रूल लगा दोगे तो आपको तो फिर आंसर पता ही चल जाएगा। अगर आपको पता है तो फिर आपको तुक्का लगाने की जरूरत क्या है? इफ यू नो द फार्मूला हाउ टू कैलकुलेट द आंसर, तो फिर व्हाट इज द नीड ऑफ गेस ना। तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई फिर वहां पे। 4 ऑप्शन है और आपको एग्जैक्टली पता है कि ऐसे सॉल्व करके ये वाला आंसर आने वाला है, तो वहां तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई फिर। आर यू गेटिंग? प्रोबेबिलिटी कब आएगी? जब आपको आंसर नहीं पता होगा, जब आप नहीं निकाल पाओगे तब आप वहां पे प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। और मान लो चार चार ऑप्शन है तो आपका जो आंसर है सही होने का, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 25-25%। तो आप क्या करते हो कि अगर 2 ऑप्शन को आप हटा दिए,
किसी तरीके से आपने एकदम गेस मतलब बता दिया कि 2 ऑप्शन खत्म। 2 ऑप्शन डिलीट करने का मतलब समझ रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना 4 जगह, 2 जगह से तुम उसको 0 कर दिए। तो जो प्रोबेबिलिटी बची ना, वो दोनों में आ जाएगी। जैसे पहले 25-25% और 2 को तुम एकदम कॉन्फिडेंशियल मतलब आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि ये गलत है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या हो जाएगी? ये नहीं होगा, वहां पे प्रोबेबिलिटी रहे बचेगी? नहीं बचेगा ना, बोलो। भाई जहां श्योर हो गए प्रोबेबिलिटी खत्म ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां आप श्योर हो गए वहां प्रोबेबिलिटी खत्म। प्रोबेबिलिटी वही रहेगी जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0-1 के बीच में रहेगी। समझ रहे हो? तो 2 ऑप्शन अगर तुमने किसी तरीके से तुम्हें पता चल गया कि 2 ऑप्शन गलत है, तो उसको डिलीट कर दो। अब यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। अब जब 2 ही ऑप्शन बचेंगे तो अब आप आपके जो आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ी नहीं, 25% से 50% हो गया। और एमसीक्यूज जब सॉल्व अब देखो, अब इसमें भी प्रोबेबिलिटी 0 कब हो जाएगी? जब आपने पूरा पता होगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ना। सॉल्व करके आपको पता होगा एग्जैक्टली यही आंसर आने वाला है, तो वहां पे तो खत्म हो गया गेस का मामला, क्योंकि आपने वो ऑप्शन भी डिलीट कर दोगे जो एक बचा हुआ है। वो ऑप्शन जहां डिलीट हुआ है इसका मतलब सारी प्रोबेबिलिटी फिनिश, गेस खत्म। समझ रहे हो ना? बताओ, समझ रहे हो ना प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ये कहां से जन्म होता है इसका? इसी एमसीक्यू से थोड़ा कोरिलेट करके बता दिए हैं। हाँ तो देखो, उन्होंने कहा कि मशीन कैन बी से दैट मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन। तो देखो बेटा एक चीज समझना ध्यान से, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में देखो 2 चीजें होती हैं, एक एक्स होता है और एक पैरामीटर होता है, ठीक है? इसमें भी एक्स होता है और पैरामीटर होता है। क्लासिकल वाले में जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? अननोन ना बेटा, अननोन होता है। एक चीज और होता है, अननोन भी होता है पैरामीटर, और क्या होता है? एक्स तो तुम्हारा रैंडम वेरिएबल होता है, क्लियर? जो पैरामीटर है थीटा, वो क्लासिकल में अननोन होता है और क्या होता है? और फिक्स होता है। अननोन है, पता नहीं है, लेकिन उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। ये क्लासिकल का है पूरा। इससे इससे पूरा आप जितना स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो ना अभी, चाहे इकोनोमेट्रिक्स में, सैंपलिंग में, अभी जितना आने वाले टॉपिक्स हैं, सभी जगह हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिकल पढ़ रहे हैं। क्योंकि पैरामीटर्स को हम लोग अभी तक कहाँ, जितने भी पैरामीटर्स आए हमारे सामने, हमने उनको क्या माना? फिक्स माना। लेकिन बेस में यही पैरामीटर अननोन रहेगा, अननोन रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा? रैंडम वेरिएबल। क्या बन जाएगा बेटा? रैंडम वेरिएबल। समझ रहे हो? जैसे ही थीटा को आपने रैंडम वेरिएबल बना दिया ना, तो यहां पे अब 2 रैंडम वेरिएबल हो गए, एक एक्स हो गया और एक थीटा हो गया, है ना? समझ रहे हो? तो अच्छा तुम ही लोग बताओ, अगर आप किसी चीज को, एक अननोन है, फिक्स्ड वैल्यू है, तो उसका एस्टिमेट ला रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एक्स। लेकिन थीटा के बारे में अगर आपको पहले ही से कुछ इंफॉर्मेशन है ना, पहले से ही कुछ इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसका भी देखो, रैंडम सैंपल एक्स तो है ही थीटा को एस्टिमेट करने के लिए, है ना? क्लासिकल में हम लोग करते क्या है? एक्स का यूज करके थीटा को एस्टिमेट करते हैं, यही करते हैं। बेस में क्या होता है कि एक्स तो तुम्हारे पास है ही, लेकिन थीटा को अगर तुमने रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हो तो थीटा के बारे में भी तो कुछ इंफॉर्मेशन है, उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेस में। समझ रहे हो? वो इंफॉर्मेशन और एक्स वाला इंफॉर्मेशन, ये दोनों मिला के अब क्या करते हैं? अब थीटा को एस्टिमेट किया जाएगा। तो तुम ही लोग बताओ, दोनों में से एस्टिमेटर किसका अच्छा आएगा? क्लासिकल में अच्छा एस्टिमेट देगा थीटा का या फिर बेजियन में? बेजियन में देगा ना। तो देखो, ये जो क्लासिफिकेशन रूल है ये आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक कर सकते हो क्लासिकल वे में, जिसमें पैरामीटर को आप फिक्स मान के चलोगे तो आप क्लासिफाई करो। एक कर सकते हो बेस क्लासिफिकेशन, बेस रूल या बेस क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा बेटा? पैरामीटर को भी रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। वो भी वही काम, वही। अच्छा एक बात बताओ, अल्टीमेटली जो हमारा गोल है ना, गोल क्या होता है बेटा? थीटा को एस्टिमेट करना। हमको ये फाइंड आउट करना होता है बस, है कि नहीं? अल्टीमेट जो हमारा गोल होता है थीटा को एस्टिमेट करना होता है। तो ये थीटा मैंने बोला कि क्लासिकल में ओनली एस्टिमेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन, ठीक है? क्लासिकल सीएस में लिख दे रहा हूं, एस्टिमेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। लेकिन बेसियन स्टैटिस्टिक्स में थीटा को एस्टिमेट किया जाएगा सैंपल इंफॉर्मेशन एंड प्रायर इंफॉर्मेशन।
ठीक है, ये जो प्रायर इन्फॉर्मेशन होगा ऑफ थीटा, अबाउट थीटा, सैंपल इन्फॉर्मेशन तो समझ ही रहे हो, वो भी थीटा का ही इन्फॉर्मेशन रहेगा, सैंपल इन्फॉर्मेशन अबाउट थीटा। इसमें एक इन्फॉर्मेशन प्रायर जो आ रहा है ना, ये प्रायर एक्चुअली आपका होता है प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट थीटा। जब थीटा को आप रैंडम वेरिएबल मान ले रहे हो, तो भाई उसका भी एक पीडीएफ होगा, उसकी पीडीएफ को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रायर बोलते हैं, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब आप बेस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पीडीएफ को क्या बोलेंगे, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो, बताओ। तो क्या बेटा, नहीं नहीं, ट्रंकेटेड अलग चीज होता है। देखो कुछ वर्ड होते हैं, एक ट्रंकेशन होता है, एक होता है सेंसर होता है ना। सेंसर और ट्रंकेशन दोनों अलग चीज है। एक्चुअली इसमें हम लोग छोड़ते हैं, इसमें हम लोग कट ऑफ करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका सपोर्ट होता है ना, एक्स यूनिवेरिएट के केस में देखो, एक्स जो आपका होता है रैंडम वेरिएबल, इसका जो सपोर्ट होगा, उसके सपोर्ट को ही हम लोग क्या करेंगे, कट ऑफ करेंगे, छोड़ेंगे कुछ, है ना, बाउंड कर देंगे बस यहीं तक। जैसे ऐसे समझो, लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, तो लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट कहां से कहां तक होता है, 0 से इनफाइनाइट ना। लेकिन आप उसका कट पॉइंट कहां से ले रहे हो, मान लो वो शुरू कर दे रहे हो 0 से, नहीं लेके आप शुरू कर दे रहे हो, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइम से ले रहे हो, 5 दिन बाद से, मतलब आप 5 दिन, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहा हूं, मान लो ए ले लो, ए से इनफाइनाइट ले रहे हो, तो यहां पे आपने किया क्या, आपने कट कर दिया, ट्रंकेट कर दिया ना। टाइम इंटरवल तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी था, लेकिन आपने 0 से टी तक के पॉइंट को हटा दिया। फिर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो ना, जो आप पीडीएफ बना रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रंकेशन डिस्ट्रीब्यूशन या पीडीएफ। वो भी प्रोबेबिलिटी ही होगी, उसका आप सम करो, इंटीग्रेट करो, अगर कंटिन्यूअस ही होगा, अगर लाइफ टाइम है, तो वो भी बेटा क्या आएगा, पीडीएफ की वैल्यू 1 ही आएगी। जैसे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका पीडीएफ इंटीग्रेट करोगे तो 1 आता है, ऐसे उसमें भी सेंसरिंग जो होता है, सेंसर में क्या होता है कि आप लोग उसमें ऑब्जर्वेशन को ही कट करते हो। जैसे सपोर्ट को कट किया, इसमें भी हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन ही कट की ना। भाई 0 से टी के पहले वाले जो ऑब्जर्वेशन आने थे वो अब नहीं आने चाहिए, यही तो कर रहे हो आप। तो सेंसरिंग में क्या होता है कि लास्ट के राइट साइड आप क्या करते हो, आप चाहे राइट साइड या पहले, दोनों साइड आप छोड़ते हो ऑब्जर्वेशन, मतलब आप रिमूव करते हो। ठीक है, जैसे ऑब्जर्वेशन आने की है पॉसिबिलिटी, लेकिन आपने क्या किया, वो ऑब्जर्वेशन आप लेना नहीं चाह रहे हो, तो इसको बोलते हैं सेंसरिंग। जैसे ऐसे समझो, सेंसर मूवी सेंसर की जाती है, सेंसर बोर्ड में जाती है, वो लोग पूरी मूवी देखते हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि इतना हिस्सा सोसाइटी के लिए सही नहीं है, तो वो मूवी बनाने वालों से कहते हैं कि इतना आप डिलीट करो, कट करो, तो वो मूवी बनाने वाला कट करता है। तो कट यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां पे दूसरे तरीके से हो रहा है, इसको इसीलिए इसमें बोला जा रहा है सेंसर, है ना। इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। सेंसर बोर्ड वाले क्या बोलते हैं, इसकी जरूरत नहीं, हटाओ इसे। ये हो गया सेंसरिंग। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करोगे, जिस ऑब्जर्वेशन की जरूरत, जिससे तुम्हें अल्टीमेटली करना क्या है, पैरामीटर को एस्टिमेट करना है, और जिस ऑब्जर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, और उस ऑब्जर्वेशन को तुम ला क्यों रहे हो, हटाओ उसको, तो ये क्या हुआ, सेंसरिंग ना। देखो अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, इसको एस्टिमेट करना है, चाहे जैसे देयर आर मेनी मेथड्स, देयर आर मेनी रूल्स रेगुलेशंस ना। अल्टीमेटली पैरामीटर को एस्टिमेट ही तो करना है स्टेट्स में, और क्या करना है। हमारा अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है इसका एस्टिमेशन। अब ये एस्टिमेशन आप कैसे कर रहे हो, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, समझ रहे हो। तो यू कैन से दैट मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन, अगर उसमें बेस थ्योरम अप्लाई कर दिया तो। बेस थ्योरम अप्लाई कब होगा, जब पैरामीटर को भी आप रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे तो। ठीक है, तो बताइए समझ में आया। तो इसमें मैं आपको एक बता देता हूं कि एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट होगा, है ना, कि क्या होगा वो, तो प्रोबेबिलिटी क्या बेटा, हाँ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन भी निकलता है। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो चलो हम लोग इसमें ना जाके, हम लोग अब चलते हैं अपने प्रोबेबिलिटी के जो निकालना है